बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हमें नज़र आ रही है उसका ताल्लुक चीनी स्कैंडल से है। इसकी रिपोर्ट, जिसका फोरेंसिक ऑडिट पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में करने के अहकामात वज़ीर आज़म की जानिब से जारी किए गए थे। बताया जा रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक कि इसका फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल हो गया है और अनकरीब ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद फिर अगला क्या लाहे अमल होगा, वज़ीर आज़म उसके ऊपर क्या फ़ैसले लेते हैं, इसका इंतज़ार पूरी कौम को रहेगा। इस उन्वान से गुफ्तगू का आगाज़ हम कर रहे हैं। बताया गया कि इस रिपोर्ट को और ख़ास तौर पर इसके उस मरहले में कि जिसमें फोरेंसिक ऑडिट वगैरह किया गया, उस दौरान में जो तहकीकाती कमीशन था उसके अरकान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव की सूरत हाल पेश आई। उनको डराया भी गया, उनको धमकियाँ भी दी गई और बाज़ सूरतों में बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनको रिश्वत की पैसों की ऑफ़र भी की गई कि वो अपनी कारकर्दगी में अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ों को शामिल शायद ना करें। इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर माउंट होता रहा है। तो बड़ी सनसनीखेज़ सूरत हाल है और शुगर माफिया का पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इकॉनमी है उसके अंदर एक बड़ा मेजर हिस्सा है। इस बात पर इस वक्त पहला जो सबसे कमेंट मैं लेना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब इस्फनियार भंडारा साहब। भंडारा साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी, थैंक यू वेरी मच राजा साहब। जी भंडारा साहब, आज की आम तरीन खबर, आपका तबसरा चाहिए, आपकी जमात का उसके ऊपर मौक़िफ़ चाहिए कि शुगर इंडस्ट्री के हवाले से होने वाली तहकीक़ात अब जिस मरहले में पहुँच चुकी हैं, बड़े इंकशाफात मुतवक्को हैं। क्या किस तरह से देख रही है PMLN इसको? और आपका, क्योंकि एक मखसूस कारोबारी पस मंज़र है शुगर इंडस्ट्री के साथ, आपका एक कंज्यूमर की हैसियत से आपका एक बिज़नेस रिलेशनशिप भी है, तो मेरा ख्याल है कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक अ कमेंट अबाउट कि किस तरीके से शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम करती है। भंडारा साहब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। यहाँ पर मैं शुगर पे आने से पहले, शुगर भी एक वन ऑफ दी विक्टिम्स है, लेकिन अगर हम शुगर को रो रहे हैं यूं तो पूरा पाकिस्तान के अंदर डिस्पेयर और एक परेशानी का आलम है। शुगर करप्शन के ये चैंपियंस थे कि हम करप्शन खत्म करेंगे और कई झूठे नारों के साथ आए हैं। आज आप वही चीजें देख रहे हैं कि वही इल्जामात जो ये दूसरों पे लगाते थे, आज उसके ये खुद विक्टिम है। शुगर के अलावा हमारे जो मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब, उनका भी एक स्कैंडल सामने आ रहा है। इमारत किराए पे देने का, जी, इमारत किराए पे बेचने का या किराए पे देने का, जो भी है। जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, आप जारी रखें भंडारा साहब, हम सुन सकते हैं आपको। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, वाज़े आ रही है आपकी आवाज़। जी, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता कि शुगर में इनकी काली भेड़ें बिल्कुल इनकी सफ़ों में हैं और ये कहते ना कि PTI करप्शन खत्म कर देगी, जो हम नारे सुनते रहे हैं, दिस इज ऑल बोगस। अच्छा, बल्कि अगर मैं कारोबारी, मेरा ताल्लुक है, मुझसे पूछे तो रेट रिश्वत का डबल हो गया। अच्छा, अब जी, पहले तो रिश्वत अगर चले ठीक है, रिश्वत कब नहीं थी हमारे मुल्क में, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि PTI की आने से रिश्वत खत्म हो गई है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अच्छा, रिश्वत और महंगी हो गई है, डबल हो गई है। ये कहा जाता है कि जी, मतलब कि सारे लोग हमें देख रहे हैं तो रिश्वत का रेट महंगा हो गया है, डबल हो गई है, रिश्वत खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर चीनी से आप ले लें, कोई भी चीज ले लें, पटवार से ले लें, चीनी ले लें, इन्फ्लेशन आप देख लें, महंगाई। मैं सिर्फ चीनी का रोना नहीं दूंगा, मैं तो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का रोना दूंगा कि आज देखें किस स्टेज पे डॉलर आ गया है, किस स्टेज पे हमारी इकोनॉमी आ गई है और बाकी सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ऑल डाउन, बल्कि नेगेटिव हो गए हैं। और एक है कि हुकूमत की अब से टफ नहीं होती, उन्हें कोई किसी बात की फिक्र नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो ज्यादा टाइम ये गुजारते हैं ऑपोजिशन की लान तान में। अच्छा। अगर उतना ही इनके वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, सारे बाकी दीगर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी अगर शहबाज शरीफ साहब से बाहर निकले, जरदारी साहब से बाहर निकले, नैब से बाहर निकले और हुकूमत चलाने का काम करे, तो हमारी दुआएं हुकूमत के साथ हैं। अच्छा,
ठीक है, तो ये जो शुगर स्कैंडल था और जो शुगर के हवाले से इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ जिसकी सरबराही DGFIA कर रहे हैं, इसमें तो भंडारा साहब बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जो हुकूमत वक्त के करीबी लोग हैं वो बहुत ही मरकज़ी किरदार के तौर पर तहकीकात का उनको सामना है। तो किस तरह से कहा जा सकता है कि ये कोई ऐसी कार्रवाई है कि जो फ़कत और महज अपोजिशन के ख़िलाफ़ की जा रही है? आपका मतलब कि इसका रिजल्ट, तो इस इंक्वायरी का रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और हम जो इतना सरप्राइज शो ना करें, क्योंकि पीटीआई के लोग भी कोई दूध से धुले, कोई सियारे से नहीं आए, ये हम में से ही हैं। और इफ दे आर डूइंग करप्शन, आई एम नॉट सरप्राइज, दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ठीक है। लेकिन जो इतना शोर करने वाले लोग थे, आज उसकी मुझे शुगर की वो इंक्वायरी की डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो करप्शन खत्म कर देंगे, करप्शन वालों को फांसी दे देंगे, तो खान साहब को चाहिए अपनी जो भी काबीना के बंदे उनको फांसी दें जो उन्होंने वादे किए थे अपनी कंटेनर के ऊपर खड़े होके। ठीक है। अच्छा भंडारा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये आपके सामने एक अफसोसनाक खबर भी रखना चाहूँगा जो भी कुछ देर पहले हमारे पास आई है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली रुकने सूबाई असम्बली पंजाब की मोहतरमा शाहीन रज़ा साहिबा का इंतकाल हुआ। आज जहाँ बाग हो गई वो, जबकि कोविड से वो मुतासर थी, उनको कोविड लाहक था, और ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी वो है उसमें पहली ख़बर है इस हवाले से कि एक पार्लियामेंटेरियन का इंतकाल कोविड के तहत हुआ। तो तहरीक इंसाफ से हम ताज़ियत करना चाहेंगे अपने चैनल के बिहाफ के ऊपर, और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। उनके पास जाने से पहले मैं चाहूँगा कि भंडारा साहब अगर आप कुछ ताज़ियती कलमात कहना चाहें मोहतरमा शाहीन रज़ा साहिबा के इंतकाल के हवाले से। जी, मैं आज ट्रैवल कर रहा था, मुझे आप ही के चैनल से पता चला है कि इस तरह डेथ हो गई है कोविड-19 से। नहायत बिल्कुल एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग बड़े अफसोसनाक बात है। हमारी कंडोलेंसेस हैं, हमारी दुआएं हैं उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। अल्लाह ताला उनका जहां, मैडम शाहीन का जहां बेहतर करे और लेकिन कोरोना की जहां तक तैयारियों की बात है वो मैं आपसे जरूर जवाब दूंगा जब आप मुझसे सवाल करेंगे। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा साहिबा, हमारे चैनल की जानिब से ताज़ियत कबूल कीजिए। मोहतरमा शाहीन रज़ा साहिबा का आज इंतकाल हुआ कोविड के हवाले से। बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ दह खबर है। आपकी जमात से और जमात के तमाम कारकुनान और पार्लियामेंटेरियन से हमारी जानिब से ताज़ियत कबूल कीजिए। बस जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और आज हमारा दिल सदमे से दो चार है। वो हमारी कोलीग थी, हमने इकट्ठे स्ट्रगल की, साला साल उन्होंने एक कॉज की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई थी। वो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने अपने ऊपर ये एक फ़र्ज़ किया हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए हर तरीके से कोशां रहना है। और वो इसी कोरोना वायरस के 2 महीने के दौरान भी वो निकलती रहीं। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इमदाद हो, इमदादी पैकेज हो, वो हर वक्त जो थी वो आप मैदान में एक्टिवली आपको नज़र आती थीं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दें, और बड़े बाबरकत महीने में अल्लाह ताला, मैं तो उनको शहीद कहूँगी। कोरोना में जिनकी भी वफ़ात हो रही है वो सब शहीद हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है इंसान के ऊपर। और हमारे जितने जो फ्रंट फुट वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे और लोग जो मैदान में एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी सियासी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कौम बड़ी पुरअज़म है और अल्लाह ताला हमें इस में कामयाबी अता करेगा और हम इसको कामयाबी से इस जंग को जीतेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भंडारा साहब, मैं अब चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कोविड के हवाले से जो बात करना चाहते, उज़्मा साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मैंने तो नहीं, वो एक्चुअली 2-3 बातें जो भंडारा साहब ने की थी, मुझे सिर्फ 1 मिनट आप दे दें। जी जरूर। भंडारा साहब का रोना धोना मैं बैठ के सुन रही थी, और उनकी बोगस मुझे समझ आती है क्यों रोध हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बोगस गवर्नमेंट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है कौम ने और ये सब फारिग हो गए हैं।
तो इनको मैं बताती चलूं कि ये इनको समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि ये जो चीनी और गंदम की रिपोर्ट है ये इनकी हुकूमतों ने तो आज तक पब्लिक नहीं की। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में इतनी हिम्मत और दमखम था कि पीटीआई की हुकूमत में पहली दफा ये पब्लिक की गई है। न जाने ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा। अगर यही हमारी नीयत होती तो हम इसको कभी पब्लिक ना करते, कभी इसकी फोरेंसिक ऑडिटिंग ना कराते। तो ये भी तैयार रहे और हम भी तैयार रहेंगे। जो भी जिसने भी कौम का खून चूसा या कौम के पैसे ज़िया किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। जी भंडारा साहब, आपका कोई कमेंट हमें चाहिए कोविड के हवाले से, जो इक़दामात हैं उसके ऊपर आपकी जो रिजर्वेशंस हैं वो बता दीजिए ताकि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। जी थैंक यू रजा साहब। इसमें सर देखिए, कोरोना के ऊपर हम बहुत पाकिस्तान गवर्नमेंट की आंख खुली है जब तक कोरोना काफी फैल गया था या उसने अपना सर निकाल लिया था बाहर। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं इन शुरू के दिनों में कि हम पाकिस्तान बॉर्डर हमने खोल दिया, अपने दीगर बॉर्डर अपने खोल दिए, दिस वाज आई थिंक अ वेरी नेगेटिव डिसीजन, बैड डिसीजन, पुअर डिसीजन। हमें ये नहीं करना चाहिए था। और उसके साथ साथ आपने देखा कि गवर्नमेंट छका रही है एक कंफ्यूजन का कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं लॉकडाउन हम कंप्लीट नहीं करेंगे, सूबे के वज़रा सूबे कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सिंध कुछ कह रही है, पंजाब कुछ कर रहे हैं, खान साहब टोटली बरक्स कोई बात कर रहे हैं। तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन फाइटिंग दिस कोरोना वायरस। और टेस्टिंग फैसिलिटी की तरफ आप आ जाएं तो कोई वेंटिलेटर्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेंगू आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ, आपने देखा होगा किस तरीके से हमने डेंगू को हैंडल किया था। मैं उस डेंगू फाइटिंग का हिस्सा भी रह चुका हूं मैं। तो कहने का मतलब है कि कैलेमिटीज, डिजीजेस आती रहेंगी, मतलब कि अब जो दुनिया जिस तरफ जा रही है कैलेमिटीज आती रहेंगी। हमने इनको मिलकर फेस करना है, ना कि सिर्फ मीडिया पे आके। आपने देखा होगा कि जितनी भी कैंपेन चली है, वज़रा ने, प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा टाइम मीडिया को दिया है और लिटिल एक्शन ऑन द ग्राउंड एंड मोर मीडिया कवरेज। अच्छा, तो हमारी पूरी दुआएं हुकूमत के साथ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप वेंटिलेटर्स का हाल देख लें, टेस्टिंग अब जाके कोई मेरा ख्याल में 8,000 या 10,000 टेस्ट पर डे अब हुए हैं जाके। तो ये गवर्नमेंट हैज स्टिल नॉट वेकन अप कंप्लीटली, बट हैज, कहने का मतलब है बहुत लेट इनकी आंख खुली है। अच्छा। जब तक अमवात की जो है एक किस्म की जो गाड़ी चल पड़ी। तो आई थिंक जो कोरोना का रिस्पांस है हमारा, मैं वैसी तारीफ नहीं कर रहा, हमारा जो डेंगू का रिस्पांस था PMLN का, वो डेंगू भी एक इसी तरह की एक किसका कजिन ही था, उसका रिस्पांस और कोरोना का रिस्पांस मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क है। अच्छा भंडारा साहब, आपका ताल्लुक जो है वो एक सब अर्बन रूरल इलाके से है, तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि इस वक्त एज वी स्पीक तो आपके इलाके में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है? पिंडी शहर में, अटक में, पिंडी में, कुछ अंदरून पिंडी में जरूर इसकी शिकायत आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंट के एरिया वेयर आई लिव इन रावलपिंडी कैंट, काफी हद तक कोई इस तरह की मेजर शिकायत यहाँ से नहीं आई है। तो लेकिन जो अंदरून इलाके हैं हमारे, टेक्सला हैं, करीब जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहाँ पर से हमें जरूर शिकायत आई है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं उनका रिस्पांस कैसा है टुवर्ड्स द पेशेंट्स ऑफ कोविड? सर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि इनका रिस्पांस बहुत पुअर है। अच्छा। इसलिए नहीं कि मेरा दिल चाह रहा है इनको। सर वैसे ये हॉस्पिटल बने मेरा ख्याल है आपके दौरे हुकूमत में ही थे। सर वो बात देखें, हॉस्पिटल्स तो बने हैं मेरा ख्याल में हमारे दौर से भी पहले। अच्छा। लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी एंड द लैक ऑफ विल टू डू समथिंग इन दिस गवर्नमेंट। ठीक है। मैं कोई खान साहब की कोई, हम जिस तरह ये जात को अटैक करते हैं, मैं जात को अटैक नहीं करूंगा मैं किसी की भी, but there is a clear lack of capacity in the government to do something and there's clearly a lack of will
ठीक है, टू डू समथिंग। लैक ऑफ विल नजर आती है। उस्मा कारदार साहिबा, आपने भंडारा साहब की गुफ्तगू सुनी, हॉस्पिटल्स जो उनके इलाके के हैं उसमें भी उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, लैक ऑफ विल कह रहे हैं कि वो नजर आ रही है आपकी हुकूमत की, किस तरह रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको? देखिए, भंडारा साहब कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी में आके जब से इनके लीडर आए हैं, सवाए कंफ्यूजन फैलाने के और लोगों को गुमराह करने के, और उन्होंने क्वारंटीन में कंप्यूटर के पीछे बैठ के तो और कोई काम नहीं किया है। वो निकलने को तैयार नहीं है, कोई ग्राउंड पे कोई काम उनका नज़र नहीं आता है। भंडारा साहब को मैं याद कराती चलूँ कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो एक आइसोलेशन का हॉस्पिटल नहीं था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके 10-11 आइसोलेशन के हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। लैब्स तकरीबन गिनती की 3-4 थी। PCR इस वक्त 70 लैब्स हैं जो कि पाकिस्तान में जो है वो फंक्शनल है और काम कर रही हैं। सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो जो 12 अरब डॉलर का, वो पाकिस्तान में उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, PTI की हुकूमत ने इस वक्त उसकी इमदाद जो है वो तमाम जो गरीबों को पहुंच चुकी है तकरीबन। और इसमें जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है हिस्ट्री में पाकिस्तान की, वो आपको नजर आएगा। भंडारा साहब को अगर नजर नहीं आता तो मेरे ख्याल में ये और कामों में मसरूफ होंगे, लेकिन आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते अपने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो टीम है उनके साथ अपने नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर में, जो असद उमर जिसको हेड कर रहे हैं और जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है बशमूल AJ और GB के, तमाम फैसले, मॉनिटरिंग, डाटा और उसकी जो एक डिसीजंस हैं वो कंसेंसस के साथ पूरे पाकिस्तान में ली जा रही हैं। सूबे ऑन बोर्ड हैं। तमाम रिलीफ वर्क जो है वो निचले लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। हर तबके को रिलीफ दिया जा रहा है, चाहे वो ताजर हो, चाहे आपका किसान हो, चाहे वो आपका स्मॉल इंडस्ट्री हो। लेकिन भंडारा साहब जो है वो गालिबन मेरे ख्याल में शायद TV ऑन नहीं करते, उनको पता नहीं चलता, या उनके वो सिर्फ कंप्यूटर में बैठ के अपने भाषण सुनते हैं छोटे मियाँ के, जो कि अब नैब के सवालों से भी छुपते फिर रहे हैं। वो उनको क्वारंटीन बड़ा सूट कर रहा है, एक ढाल बनाई हुई है उन्होंने हर चीज़ से उनको अपने आप को छुपाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब अकाउंटेबिलिटी है, अब आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। नैब के सादा से कुछ सवाल हैं, 17 अरब की ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो उनका ज़रा फिक्र करें। और इनको जो कोऑर्डिनेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। WHO ने उसकी तारीफ़ें की हैं, IMF ने तारीफ़ें की हैं और पूरी दुनिया जो है उसने सराहा है। इस वक्त 209 ममालिक हैं जो कि नबज़ आज़मा हैं, किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। ये तो पाकिस्तान, ये जो कहते हैं कि ताफ्तान की बात है, तो किसी को इन्होंने कोई क्वारंटीन बनाया, इनको तो ये नहीं पता था क्वारंटीन का मतलब क्या है। तो ये एक बहुत, हमने महदूद वसाइल से हमने एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अपनी आवाम को पहुंचाया है और कदम ब कदम आवाम हमारे साथ है। अब अवेयरनेस जो है उसके साथ हमें अब मईशत का पहिया भी चलाना है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवीद चौधरी साहब। नवीद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जो शुगर इंडस्ट्री का एक तालमेल बनता है, 50 साल से भी ज़्यादा पुराने इसके अगर आप जाके देखें तो पता चलता है कि शुगर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका पाकिस्तान की सियासत के साथ एक चोली दामन का साथ हमें नज़र आता है। शुगर इंडस्ट्री के लिए परमिटों का हुसूल या परमिटों को ग्रांट करना हमेशा से एक पॉलिटिकल डिसीजन रहा है और फिर उस परमिट के साथ एक ख़तीर रकम बैंकों की जानिब से कर्ज़े की सूरत में प्री अप्रूव्ड फॉर्म में दस्तयाब होती है, जिसके नतीजे में कायम होने वाली शुगर मिल्स फिर मुसलसल ज़रिया आमदनी बन जाती हैं पाकिस्तान के बड़े सियासी ग्रोहों की या सियासी घरानों की।
इस पाकिस्तान की इस वक्त जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर हमें ऐसी फैमिलीज़ नज़र आती हैं वाज़े तौर पर जो कि शुगर इंडस्ट्री के बेनिफिशरी हैं या शुगर इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ हैं। अब ताज़ा तरीन जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, इसका क्या नतीजा निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मुतमईन है इन तहकीकात से? जनाब नवी चौधरी साहब। मैं कहूँ कि आपने जो बात की है शुगर इंडस्ट्री की वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त लोगों की तवज्जो थी कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अगर एक तहकीकाती कमीशन बनाया है और उसको देखने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 25 तारीख को उसके गुब्बारे से हवा निकल गई जिस दिन उन्होंने कहा था फोरेंसिक जो है ना वो उसका ऑडिट होगा और उस पर रिपोर्ट आएगी। अब उसको फिर आगे डेट कर दी गई है। अब जो बातें निकल रही हैं और जो सरेआम डिस्कशन हो रही है वो आपके सामने है, वो आपको सब पता चल रहा है कि लोग क्या उसके बारे में बातें कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उस पर शकों को शुबात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, खासकर उस्मान बज़दार साहब का बयान जो उसमें है वो भी आपके सामने है। तो इन चीज़ों से नजर आ रहा है कि ये इसमें अब हकीकत में वो चीज़ें नजर नहीं आएंगी। अच्छा, आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से कि पाकिस्तान की सियासत में जो शुगर इंडस्ट्री है उसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बड़ा मुस्तकिल बुनियादों पर नज़र आता है? आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? देखिए, बात यह है कि अयूब खान के दौर में जब शुगर आपको पता है चीनी की कीमत की वजह से हुकूमत चली गई थी और लोग सारे सड़कों पे आ गए थे, तो अहमियत तो उस वक्त से बढ़ गई थी चीनी की जब लोगों को पता चला कि आवाम के अंदर चीनी की जरूरत क्या है और कैसे नहीं है। इसलिए उसको अगर पोलिटिकल पर्पज में देखा जाए तो हाँ, उसको इस्तेमाल किया आगे मियाँ नवाज शरीफ करनी ने, जब उन्होंने शुगर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी और कोशिश की कि शुगर इंडस्ट्री से लगा के एक मोनोपोलाइज किया जाए और एक कार्टेल सिस्टम लाया जाए। उसके बाद जैसे जैसे हुकूमतें आती गई सब लोग इस बिजनेस में बढ़ते गए ये देखते हुए। तो मैं समझता हूँ जिसकी एक सियासी अहमियत है जो नजर आ रही है। अच्छा, उस्मा करदार साहिबा, पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर शुगर इंडस्ट्री का सियासी किरदार क्या अब ख़त्म हो जाएगा? ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, करार वाकई सज़ा दे दी जाएगी उन लोगों को कि जो मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर किसी सियासी मसलहत की नज़र हो जाएगा ये मामला? आपने देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है और जो भी हमारे बरसरे इक़्तिदार हुकूमतें रही हैं, उन्होंने अपने अपने कार्टेल और माफिया जो थे वो शुगर और ये गंदम के इर्द गिर्द वो सारे रिवॉल्व करते थे। क्या वजह है कि जब नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान आया तो उन्होंने भी अंबार लगा दिए शुगर मिल्स के। जरदारी साहब और उनके अहले-ओ-अयाल आए तो उनकी भी मेरी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, उनकी शुगर मिल्स ख़त्म होने को नहीं आएंगी। एक से शुरू होते हैं और 20-25 हर एक के पास शुगर मिल्स हैं। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज यहाँ पे आई हैं उन्होंने ये शुगर मिलें बनाई हैं। अब इमरान खान जो हैं वो मैं तो कहूँगी कि शायद उनको सियासत आती नहीं है, क्योंकि उनको 2 साल हो गए अभी तक हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई अपनी शुगर मिल जो है वो बनाई हुई, क्योंकि वो कार्टेल को ब्रेक करने आए हैं। वो इस संगीन जुर्म जो ये करते आ रहे हैं कई साल से, क्योंकि ये जुल्म है पाकिस्तानियों पे। एक आम पाकिस्तानी जो है उसके लिए चीनी और गंदम जो है उससे उसका घर उसका खाना चलता है, उसकी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है, और उसी को ये लोग हाईजैक करते हैं, उसी को ये सेबोटाज करते हैं और उसी से इस्तेसाल करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और लोगों की जेबें खाली करते हैं। अब ये जो इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको पब्लिक किया है। इनके ज़माने में चीनी 140 पे भी गई थी। हाल आप ये देखें कि इतनी गलत पॉलिसीज इन लोगों ने बनाई कि सारा डेटा जो इनके पास आता है हुकूमत के पास वो शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से आता है कि जी इतनी शुगर की मिकदार है, इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, आगे किस तरह से बम्पर क्रॉप होगा या हमें कमी होगी। सारा डेटा ये शुगर मिल ओनर्स के हाथ में है। कमाल हो गई है।
जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उन्हीं से आप सारी बातें करके तो आप शुगर की मसनूई किल्लत पैदा करते रहे हैं और लोगों पे जुल्म ढाते रहे हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कार्टेल तोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया है और ये इनकी सोच है कि वो छोड़ने वाले हैं। उन्होंने इसलिए नहीं वाजिद ज़िया को इस काम पे लगाया था कि उन्होंने फिर इसको कारपेट के नीचे रिपोर्ट को डाल देना है। फोरेंसिक ऑडिटिंग हो चुकी है और ये सारे जो इसमें मुलव्विस हैं, देखें 24 अरब रुपए की सब्सिडीज दी गई, हमारे हुकूमत में 2 अरब की दी गई, वो हमारी हुकूमत को भी जो इसमें मुलव्विस है उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इनकी हुकूमतों ने 22 अरब, इनको भी सारों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये इन लोगों की मिली भगत से, इनके मुखा से इन कार्टेल्स ने एक जिसे कहते हैं ना मॉन्स्टर्स बन चुके हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये हम तक इनको जब इनको नहीं तोड़ेंगे पाकिस्तान के अवाम को हम वो उनके हकूक नहीं दिलवा सकते हैं। अब हम भी इधर हैं, ये भी इधर हैं और ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला के मंतकी इंजाम तक सारे लोग पहुंचेंगे जो इस मसूई बहरान में मुलव्वस हैं। उज़्मा साहिबा, मैं नाम लेने में थोड़ा सा पसोपेश से काम ले रहा था, लेकिन अब जब आपने इतनी खुल के बात की है तो मुझे हिम्मत पड़ रही है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब के जो कि इस सारे मामले के अंदर उनके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई का इम्कान मौजूद है? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। अगर इन दोनों का नाम है और इनके खिलाफ एविडेंस जो है वो हमारे इदारे जो हैं उनके पास अगर आ गया है तो जाहिर है कि आप प्राइम मिनिस्टर ने किसी को बचाना नहीं है। उनकी जो हमदर्दी है वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ है और जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म किया है प्राइम मिनिस्टर ने उनको नहीं छोड़ना। अच्छा, इस पे इख्तिलाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये फोरेंसिक ऑडिट जो करवाया गया है इसका मकसद शायद रिपोर्ट को न्यूट्रलाइज़ करना या मनपसंद अंदाज से उसको फाइनलाइज करना है। इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? देखिए, बड़ा आसान था। जिस तरह ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले के अदवार में कोई आज तक आपके सामने कोई रिपोर्ट आई है? अगर प्राइम मिनिस्टर ने यही करना होता तो उनको क्या ज़रूरत थी रिपोर्ट पब्लिक करने की? वो भी बड़े आराम से इसको रिपोर्ट कर, जिस तरह बाकी दुनिया की तमाम रिपोर्टें, हमूदुर रहमान कमीशन हो गया, एबटाबाद की रिपोर्ट हो गई, फलानी हो गई, हमारे तो मुल्क में रिपोर्ट कोई पब्लिक होती ही नहीं है। कभी अवाम के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने एहतसाब किया ही नहीं। ये तो सिर्फ एक इमरान खान है क्योंकि उनका अपना, इमरान खान का अपना एजेंडा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी कोई शुगर मिलें नहीं बचानी है, ना उन्होंने अपनी कोई जायदादें बचानी हैं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है और पाकिस्तान के अवाम को वो तमाम हकूक दिलवाने हैं जो पाकिस्तान के आइन लोगों को, पहले 25 आप आर्टिकल्स पढ़ लें, ये तमाम हकूक, टू राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू जॉब्स सिक्योरिटी, राइट टू फूड, ये एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और इस एजेंडे के रास्ते में जो भी आएगा उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवी चौधरी साहब हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, फोरेंसिक ऑडिट के हवाले से आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहा है? और एक अहम सवाल ये है कि इसी शुगर की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से FIA की कमेटी के सामने मुराद अली शाह साहब, चीफ़ मिनिस्टर सिंध, उनको पेश होने के लिए कहा गया, जबकि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी इसमें पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने इस कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। क्या वजह रही इसकी? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले बात उज़्मा साहिबा ने कही, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी। जी ज़रूर। इन्होंने एक बात कही कि जी देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा था, तो वो तो हम बात कह रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को जब आपने इंचार्ज बना दिया अपनी उस चीज़ को, आगे जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या लाने हैं, कौन सी क्रॉप्स बेहतर होनी चाहिए, उन्होंने कॉटन की बजाय शुगर पे फोकस किया और यही हालात हुए कि वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते रहे। और इसी वजह से जिस चीज़ का आपने कहा था कि हमने इनको कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी, वो सब्सिडी भी पंजाब से लेने में कामयाब हो गए, जबकि कैबिनेट ने फैसला किया था कि नहीं देनी। तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा। अब आज आके अगर आप अब कह रहे हैं कि जी उसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उस स्टेप से कोई अभी गुंजाइश रह गई थी जो फोरेंसिक ऑडिट की बात की जा रही थी। अब जहाँ तक मुराद अली शाह साहब की बात है,
ये एक कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बात की जा रही है। इशू जो है वो नजर आ रहा है फोकस है पंजाब के अंदर और कहाँ पंजाब में हो रहा है। उसमें मुराद अली शाह का क्या रोल हो सकता है जी, उसमें उसकी एविडेंस की क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने चौधरी साहब शुगर मिले तो सिंध में भी हैं। नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं है। जो इन्वॉल्वमेंट इस स्कैंडल की बात की जा रही है उसकी बात करें। अब स्कैंडल से ब्रॉडर करके आप जहाँ मर्जी ले जाए इसका मतलब करके, और जहाँ तक ये बात करेगी कि जी इन्होंने खुद ये खबर पब्लिक की, सबको पता है ये खबर कैसे लीक हुई और किसने पब्लिक की। गवर्नमेंट ने पास इसको ऑन किया इसलिए कि अगर वो गवर्नमेंट ऑन ना करती, लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके बकायदा सबूत दे दिए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको ये बात कह दी कि हमने इसको किया पब्लिक, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। ना उन्होंने पब्लिक किया, ना उन्होंने पब्लिक करेंगे और आता था। और इसीलिए देखिए जब आपने अभी कैबिनेट चेंज की तो कैबिनेट के पोर्टफोलियो चेंज किया, किसी को सैक नहीं किया गया। और ये पीटीआई की रवायत है, जब दवाइयों के मामले में इनके मिनिस्टर थे उनको सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का लगा दिया गया, उसको भी सैक नहीं किया गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ से कोई तो आते हैं किसी किस्म का इंतजाम कर सके। हाँ, इसमें आम तो इससे हो सकती है, बेनिफिट उठाए जा सकते हैं जो उठाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अब से कुछ चंद लम्हों कबल आप देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम से ख़िताब कर रहे थे मवासलाती राब्ते के ज़रिए। कोविड-19 के तनाजुर में इस वक्त वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का जो सेशन जारी है उसके अंदर आलमी रहनुमाओं की शिरकत मोस्टली मवासलाती राब्ते के ज़रिए से हो रही है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और मामलात का जिक्र किया कोविड के हवाले से, और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़ोर दिया इस बात के ऊपर G20 ममालिक को मुखातिब करके कि जो डेट रिलीफ का जो एक प्रपोज़ल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले से फ्लोट किया हुआ है उसके ऊपर संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जैसे वो तमाम ममालिक जो भारी कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं उनको कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से कुछ ब्रीदिंग स्पेस फराहम किया जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का इस्तदलाल रहा। और उसका बुनियादी जो बेनिफिट है वो ट्रांसलेट किया जा सके हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को। तो ये गुफ्तगू अब से चंद लम्हों कबल वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने डेवॉस में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास से खिताब करते हुए कही। हमारे साथ उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली की रुकन भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का ये विज़न कि जिसके अंदर वो डेट रिलीफ के हवाले से ज़ोर दे रहे हैं काफ़ी, और IMF के साथ भी बातचीत इस सिलसिले में उनकी चल रही है, इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स आप कलेक्टिवली आता हुआ देख रही हैं G20 ममालिक का? जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं एक वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं और उनकी जो विज़न है उसको सारे अब फॉलो कर रहे हैं। बड़ी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई थी जब उन्होंने कहा था कि जो डेवलप्ड मुल्क हैं और जो बड़े मॉनेटरी इदारे हैं वो रीविज़िट करें अपनी जो कर्ज़े इन्होंने तरक्की पजीर ममालिक को दिए हुए हैं, क्योंकि कोरोना के जो ख़तरात हैं और जो चैलेंजेस हैं उनमें पॉसिबल नहीं है कि वो उसी तरीके से डेट सर्विसिंग जो है वो कर सकें जो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ये सारे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वगैरह इन सारों ने अपना रिव्यू किया और तकरीबन 75 ममालिक ऐसे हैं जिनको रिलीफ दिया गया डेट सर्विसिंग में और उनको काफ़ी हद तक एक ब्रीदिंग स्पेस दी गई। और ये
तमाम जो फ्यूचरिस्टिक सोच थी और किस तरह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बिलीव करते हैं कि एक क्राइसिस जो है उसमें से अपॉर्चुनिटी आपने निकालनी है, और एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है। दुनिया जो है, एक दुनिया के कोने में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है। तरक्की जो याफ्ता ममालिक हैं वो ये उनको समझ आ गई है कि हम बच नहीं सकते हैं, हमने सबके लिए बराबर के लिए हमने एक सोच रखनी है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो उसके जो साइड जो इम्पैक्ट है वो आके डायरेक्टली हमारे मुल्कों पे भी पड़ेगा। तो ये डिवोर्स में आज देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आवाज़ है ये पूरी दुनिया में जा रही है। एक वो भी ज़माना था जब उनको मना कर दिया गया था कि आप वहाँ पे नहीं खिताब। अल्लाह ताला जिसको भी इज़्ज़त देते हैं ये अल्लाह के काम है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पूरी जो तरक्की पजीद ममालिक हैं उनके लिए एक बहुत इसमें एक बेहतरी आएगी, और उनको ये जो कर्ज़ों का जो बोझ है उसमें रिलीफ मिलेगा। बल्कि उनको मेरे ख्याल में अब मज़ीद कई ऐसे लोन्स हैं जो कि राइट ऑफ करने के लिए भी बड़े जो इदारे हैं उनको सोचना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि दुनिया एक बैलेंस्ड और एक हार्मोनियस तरीके से इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन कॉज जो है वो आगे लेके बढ़ना है। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का डेवोस वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उसके अंदर उन्होंने जिस आम तरीन नुक्ते की तरफ निशानदेही की है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं उनको कोविड से नबर्दाज़मा होने के लिए कुछ ब्रीदिंग स्पेस फराहम करने की बात की जा रही है। आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के इस विजन के साथ, आप और आपकी सियासी जमात? देखिए, इस वक्त तो दुनिया के जो हालात हैं और माशी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 0% इंटरेस्ट रेट को किया गया इसलिए कि वो रिलीफ देना चाहते हैं। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर जब ये बात की गई और जब उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो आपकी GDP है वो बहुत पीछे चली जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आने का खतरा है, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम इस वक्त, पूरी दुनिया इस चीज पे देख रही है और सोच रही है कि किस तरीके से इस क्राइसिस से बाहर निकला जाए और जिसमें क्या हेल्प हो सकती है। इस मौके को हम पॉलिटिक्स के नजर करेंगे तो वो गलत एक सोच है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकत और हकीकत से आंख नहीं चुरानी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने जो कुछ किया वो एहसान नहीं है। पूरे इंटरनेशनली तौर पर जब आप एक क्राइसिस देख रहे हैं, उस क्राइसिस के अंदर जब डिफॉल्ट होते नजर आ रहे हैं तो उस मौके पे एक ऐसी पैकेज है ना, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं और अपनी मजबूरियां भी हैं। उसमें ये नहीं है कि हम पे कोई एहसान कर रहे हैं। जब आपने इंटरेस्ट रेट शुरू कर रहे हैं दुनिया के अंदर और दुनिया में सबके इंटरेस्ट रेट 0 पे चले गए हैं और पेट्रोल की कीमत में माइनस में जा चुकी है, तो उस वक्त के बाद तो ये चीजों की जरूरत है। इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ी चीजें होने की वजह से मैं ले आया तो दूसरे नहीं ला सके। किसी ने ये नहीं लिखे कहा कि इट वाज डन बाय इमरान खान। उन्होंने कहा जी ये पूरी एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से हम सबको दे रहे हैं। उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बयान देना पड़ा कि हमारा मुल्क भी इसमें शामिल है। याद होगा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस टॉपिक पर, तो इसका नजर आ रहा था कि उनको ये फोकस करने की जरूरत महसूस हुई थी कि नहीं हमारा मुल्क भी शामिल है। बात यह है कि ये मौका नहीं है कि आप अपनी पोलिटिकल गेम करें, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बात करें। यही बात का कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का, यही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सिंध के हालात बहादुर की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, किसी होती करनी शुरू हुई। इसलिए उन्हें नजर आ रहा है कि ये जो फैसले करते हैं वो मुस्तहकम और पक्के फैसले करते हैं। ये नहीं है कि हमने लोगों को कहा कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, सुबह को लॉकडाउन हो जाता है, रात को कुछ और। अच्छा नवी चौधरी साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुमोटो सिलसिला चल रहा था कोविड और लॉकडाउन और मुतफर्रिक मामलात के हवाले से, उसके बाद अब जो बादल छटे हैं अनसर्टेनिटी के, तो उसमें सूरत हाल जो सामने आ रही है उसमें बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आवाम को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया गया है, कारोबार खोल दिए गए हैं, बाज़ारों में, मार्केटों में, मसाजिद में लोगों की आमद रफ्त के ऊपर जो पहले हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ थीं उनको नरम कर दिया गया है। क्या ईद का मौका आने वाला है अगले चंद रोज़ में,
आप मुतमईन हैं सारी सूरत हाल से या कुछ खदशात रखते हैं कोविड को लेकर? अल्लाह करे जी सब चीजें महफूज रहे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। लेकिन ना आज एक MP पंजाब की जो डेथ हुई है वो इसी बुनियाद पे हो रही है ना कि वो भी घर में अगर बैठी रही तो उन्होंने कहा कि मतलब लास्ट मोमेंट पे वो पहुंची है। जब आपके टेस्ट नहीं हो रहे, जब आपको लोगों को पता नहीं चलता, और यहाँ जब आपने अपने प्रोग्राम के स्टाफ में किसी से सवाल किया था कि फैसिलिटीज कैसी हैं, फैसिलिटी की पोजीशन ये है कि एक मेरे पास आया जिसने कहा जी हमारी फैमिली को फोन किया, उन्होंने बताया फैमिली में जी कोरोना की प्रॉब्लम है, हम उस नंबर पर डायल करते हैं और कोई उठाता नहीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की कि भाई इसके लिए कुछ करें, लेकिन उसको फिर प्राइवेटली तौर पे जाना पड़ा और करना पड़ा। अब हर बंदा प्राइवेटली तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ फैसिलिटी उस टाइप से चौधरी साहब मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। उस्मा कारदार साहिबा 1 मिनट है आखिरी, इसमें क्या कहना चाहेंगी? कोविड के हवाले से आवाम को किस किस्म की एहतियात करते रहना चाहिए? देखें, अभी जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है WHO से, उन्होंने कहा है कि ये कोरोना जो है ये आइंदा शायद 1-2 साल हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने कहा है कि हिकमत से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वक्त तीनों महाज जो हैं, कोरोना का महाज है, भूख का महाज है और आपकी मईशत का महाज है, इनको एक अपनी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक एक बैलेंस तरीके से ले जाना पड़ेगा। आपको पता है 10 लाख छोटे कारोबार बंद होने पे आ गए हैं। आपकी पॉवर्टी की लकीर से नीचे 2 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ तक फिगर पहुंचने का अंदिया दे दिया गया है। आपके 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं जो कि बेरोजगारी की तरफ बढ़ गए हैं। आपके 85% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी आमदन 50% से भी कम हो गई है। और एक गैलप पोल आया है जिसमें हर 4 खानदानों में से एक खानदान है जिसने कहा है कि हमने खुराक में हमें कमी करनी पड़ी है। तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम तरक्की पजीर, हमने बड़ी मुश्किल से 8 अरब पैकेज गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यहीं पर मुकम्मल करना होगा। आप अपनी कोरोना की एहतियात जारी रखें। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया जी पाकिस्तान के लिए।